हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 37। आज आपका आखिरी क्लास है एडवर्ब्स का, है ना। कंप्लीट रूल्स का नहीं, एडवर्ब्स का आज क्या है आपका आखिरी क्लास। एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, इन्वर्जन का रूल। इस रूल को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे संबंधित जितने सारे रूल्स हैं एडवर्ब में, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। यहाँ देख लो, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन को इस नाम से सर्च करोगे, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ को देख लेना। आपको इधर उधर रखने की आवश्यकता नहीं है कि इधर फाइल बना दिया, उधर फाइल बना करके अपलोड कर दिया, खो गया कहीं पर मोबाइल में, है ना। ये सब का झंझट अब बिल्कुल ख़त्म है। आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पर जा कर के सबको 1 बाय 1 पढ़ भी पाओगे, है ना। जो भी टॉपिक चाहिए आपको, वहाँ सारा का सारा अपलोड कर दिया हूँ पीडीएफ को। अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके प्रोसीजर हैं। अब ज़रा बात करते हैं इन्वर्जन का रूल। इन्वर्जन का रूल होता क्या है, देखो, मतलब थोड़ा उल्टा रूल कह सकते हैं इसको, है ना। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हुआ रूल। देखो क्या होता है। सिंपल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ कि आई मेट हिम, है ना। क्या है कि आई मेट हिम। अब यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, कौन मिला, सब्जेक्ट मैं मिला। ये मेट क्या है आपका वर्ब है, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। लेकिन इन्वर्जन का रूल क्या होता है, इन्वर्जन का रूल होता है थोड़ा सा उल्टा रूल। इस रूल में क्या कह रहा है देख लो, यहाँ पर इस रूल में कह रहा है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब इन्वर्जन उसको कहते हैं जब हम वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर अभी बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का। वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। इस सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर इस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ वर्ब और फिर इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के पहले रख दें तब इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्जन का रूल कहते हैं। क्लियर। अब जरा देखते हैं, देखो दो तरह का होता है इन्वर्जन, एक होता है पार्शियल और दूसरा होता है कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है देख लो, पार्शियल इन्वर्जन में होता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आया है और मेन वर्ब इसके बाद आया है। इसको कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। क्यों क्यों कहते हैं पार्शियल, पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, है ना, आंशिक रूप से इसको इन्वर्जन करते हैं। मतलब यहाँ पर पढ़े कि वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो वर्ब तो दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखें और ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रखें तब इसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहेंगे। अब कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है देख लो। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट यहाँ है, ऑक्सिलरी वर्ब भी यहाँ होगा और मेन वर्ब भी इसके पहले रखेंगे, तब होता है वो कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर। इतना तो सेंस भी अब पकड़ पा रहे होगे कि पार्शियल क्यों नाम दिया गया, कंप्लीट क्यों नाम दिया गया। क्लियर है। या फिर देखो कंप्लीट में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं रहेगा, सिर्फ उस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब को ही सिर्फ रखेंगे सब्जेक्ट के पहले। अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो दोनों को रखा जाता है सब्जेक्ट के पहले, तब जाकर के होता है कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। पार्स और आपका कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है कि चाहे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सेंटेंस में, दोनों को हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। या फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सिंपली वहाँ पर मेन वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो वहाँ पर कहलाएगा कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि इससे संबंधित क्या रूल हैं, सबको 1 बाय 1 देखेंगे। अभी हम लोग जो भी देखेंगे सिर्फ देखेंगे पार्शियल इन्वर्जन को। क्लियर। फिर सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड पार्ट इन द सेंस इसी वीडियो में, है ना। ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर का जो देखेंगे वो कंप्लीट इन्वर्जन का देखेंगे ताकि अपन जो कन्फ्यूजन है वो कुछ भी ना रह जाए। अब जरा बात करते हैं, देखो तो ध्यान देना कि मैं यहाँ पर बार बार नहीं बोला हूँ, मतलब इस रूल में
इसके इस हेडिंग के नीचे जितने सारे रूल्स हैं, इसमें मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन हुआ है, आपको खुद समझ जाना है कि वहाँ पर सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रखे हैं। क्लियर, इतना आप समझ लेना। जब हम हेडिंग देंगे वहाँ पर सेकंड नंबर में कंप्लीट इन्वर्जन, तो वहाँ पर आपको खुद से समझ लेना है कि ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो या फिर सिंपली मेन वर्ब हो, दोनों को हम किसके पहले रखते हैं, सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। क्लियर। अब जरा देखो पहला रूल क्या कह रहा है आज का, देखो 401 रूल नंबर तक देख लिए थे। यहाँ पर बोल रहा है हार्डली, सेल्डम, नेवर, रेयरली और स्कैर्सली, ये सारे से संबंधित रूल हैं। इसका पोजीशन हम पहले से जानते हैं, इसी सीरीज में हम देख चुके हैं। क्या देखे थे कि ये सारे शब्दों का मतलब ये सारे जो एडवर्ब हैं, इसका जो पोजीशन होता है सेंटेंस में वो कहाँ होता है, टू बी का जितना फॉर्म होता है उसके बाद होता है और मेन वर्ब के पहले होता है। क्या देखे थे, इसका पोजीशन हम ये देखे थे कि बी का जितना फॉर्म है, जैसे इस सेंटेंस में देख लो, यहाँ पर है बी का फॉर्म इज, है ना, बी का फॉर्म इज, आर, एम, ये सब भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ किए यहाँ पर देखो नेवर का प्रयोग, शी इज़ नेवर रॉन्ग, करेक्ट है बिल्कुल। और मेन वर्ब के पहले रखते हैं, आई हार्डली नो देम, मतलब नो मेन, यहाँ पर क्या है मेन वर्ब, तो इसके पहले रखे हैं, है ना। लेकिन ध्यान देना कि इसका जो पोजीशन है ये मिड पोजीशन है, मतलब सेंटेंस के मिड में आया है। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये मैं सिंपल रूल बता दिया ताकि आपका ध्यान इस पर जाए। लेकिन इन्वर्जन का रूल क्या कहता है ज़रा ध्यान से समझना। इन्वर्जन के सारे रूल में ध्यान देना, एक पॉइंट और भी नोट कर लेना आप अपने दिमाग में कि जितने सारे वर्ड्स के बारे में मैं आज बताऊंगा कि ये वर्ड से जो सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होगा, है ना, और फिर जितने तरह के वर्ड्स को मैं बताऊंगा उससे मतलब उस वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तब वहाँ पर इन्वर्जन का रूल लगेगा, है ना। स्टार्ट होना है, ये सारे शब्दों से क्या होता है, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, ध्यान देना इस चीज़ को, स्टार्ट की मैं बात करूँगा, सेंटेंस का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो ये सारे शब्दों से अगर होता है तब जा करके इन्वर्जन का रूल लगेगा, और अगर बीच में इसका प्रयोग हुआ है तो इन्वर्जन का रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर नेवर है, यहाँ पर हार्डली है, इसका मिड पोजीशन है, स्टार्ट नहीं हुआ सेंटेंस इससे, तो इसका सिंपल रूल लगेगा कि टू, यहाँ पर हार्डली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली से संबंधित ये है कि टू बी के बाद लगेगा और मेन वर्ब के पहले लगेगा। लेकिन इन्वर्जन का रूल क्या कहता है इससे रिलेटेड, ये सारे शब्दों से रिलेटेड ये कहता है इन्वर्जन का रूल कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना हो, मतलब ये सारे शब्दों का प्रयोग कौन कौन, हार्डली, सेल्डम, है ना, स्कैर्सली, ये सारे जो भी वर्ड हैं देख लो एक बार फिर से, हार्डली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली, ये सारे शब्द से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तब वहाँ पर क्या लगेगा, पार्शियल, एक सेकेंड, पार्शियल इन्वर्जन होगा। ठीक है, देख लो, तो पार्शियल इन्वर्जन का क्या मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्लियर, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पार्शियल इन्वर्जन के अंदर, तो बार बार मैं यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन नहीं बोला हूँ, आपको खुद समझ जाना है। देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल, हार्डली हैड आई सीन श्याम, हार्डली, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, हार्डली हैड आई सीन श्याम व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब यहाँ पर देखो ये हार्डली से स्टार्ट हुआ है, तो इन्वर्जन का रूल क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से नेवर हैव वी विटनेस्ड सच क्रूएल बिहेवियर। अब जरा देखो यहाँ पर नेवर है, नेवर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब इस पहले वाले सेंटेंस में सीन था और यहाँ पर विटनेस्ड था। इससे क्या आप समझे कि ये सारे जो हार्डली, नेवर, स्कैर्सली, रेयरली, ये सारे शब्द से और सेल्डम, ये सारे शब्दों से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा। क्लियर, पार्शियल इन्वर्जन ये कह रहा है कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए इतना आप समझ गए इस रूल को। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि अगर ये सारे शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हुआ है, तो वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। चलिए इतना आप समझ गए।
फिर अगला रूल क्या कह रहा है, देख लो। यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली के साथ कोई और भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो और उसका प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरू में, देख रहे हो हर बार आएगा आपका सेंटेंस के शुरू वाली बात, कि अगर इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हुआ है तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। और कौन सा इन्वर्जन की बात कह रहा हूँ यहाँ पर, पार्शियल इन्वर्जन। देख लो, एडवर्बियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि पूरा क्लॉज ही जो होगा वो एडवर्बियल होगा। एडवर्बियल क्लॉज के बारे में हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। अब जरा देखो, यहाँ पर ओनली से स्टार्ट हो रहा है ये, जी बिल्कुल हो रहा है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ये पूरा का पूरा आपका एक क्लॉज है, एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, ओनली से। यहाँ भी क्या लगेगा, पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट ही है, उसके पहले आपका क्या लग रहा है, डीड लग रहा है, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। तो क्या है यहाँ पर, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही विन द मैच। क्लियर है, ही डिड विन नहीं है, या फिर ही ओन नहीं है सिर्फ, है ना, मतलब डिड आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है और इस सब्जेक्ट के पहले आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये जो इसके पहले, मतलब ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ ये ओनली से स्टार्ट हुआ है और ओनली के साथ आपका पूरा का पूरा एडवर्बियल एक्सप्रेशन भी आया है। क्लियर, तो ध्यान देना, इस तरीके से जब भी ओनली के साथ कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब जा करके वहाँ क्या होता है, आपका पार्शियल इन्वर्जन होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर है ही और ही के पहले आपका आया है हेल्पिंग वर्ब। चलिए ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, देख लो। इसी तरीके से ओनली वाले शब्द की मैं बात कह रहा हूँ, देख लो। ओनली से और भी कई सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो उसके साथ जुड़ करके एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन बनाता है। देख लो, जैसे ओनली एस्टरडे है ना, यहाँ पर ओनली एस्टरडे है, ओनली लास्ट मंथ है, ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली देन, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज। ये सारे शब्द से भी अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब क्या होगा, तब भी आपका पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। देखो, ओनली एस्टरडे डिड आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड माई बैक। अब देखो यहाँ पर ओनली एस्टरडे है, तो ओनली एस्टरडे से ये पूरा सेंटेंस क्या है, स्टार्ट हुआ है। तो भी यहाँ पर क्या किए हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और आई के पहले डिड का प्रयोग हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझना था क्या, कि जब भी कोई सेंटेंस ओनली वाले एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो, और सिर्फ ओनली नहीं, ओनली के साथ कोई और भी अगर आपका वर्ड आया है और वो एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन बनाता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एस्टरडे क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। तो इस तरीके से कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो ओनली के साथ आ करके उस सेंटेंस को स्टार्ट करे, तब वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है। फिर अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कह रहा है कि नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस, देख लो, नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है। जैसे नो सूनर हैड आई हर्ड द नॉक देन आई ओपनड द डोर। बहुत लोग क्या करते हैं, इस देन के बदले देन का प्रयोग कर देते हैं, है ना, देन का प्रयोग कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है, देन नहीं होगा, है ना। देन का मतलब होता है तब या फिर उसके बाद, है ना। लेकिन यहाँ पर देन किसका प्रयोग है, ये आपका कंपैरिजन वाला देन है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर कह रहा है कि नो सूनर से स्टार्ट होने वाला जो भी सेंटेंस है उसमें भी क्या होगा, इन्वर्जन का रूल लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मिड पॉइंट पर कहीं नहीं आया है ना। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई के पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हुआ है। ये भी क्लियर है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ रूल्स है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये सारे रूल्स को, देख लो। यहाँ पर रूल क्या कह रहा था, पहला रूल कि हार्डली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब वहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन का रूल लगता है, पार्शियल इन्वर्जन का रूल लगता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। पहला रूल था। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर ओनली वाला एक्सप्रेशन कुछ भी हो, ओनली वाला एक्सप्रेशन जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन बनाता हो, एडवर्ब को इंगित करता हो, ओनली बाय वर्किंग हार्ड जैसे यहाँ पर है, तो भी यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जिसको हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। इसी तरीके से ओनली के साथ अगर ओनली के साथ कोई दूसरा वर्ड आ करके क्या किया है, एक तरह का एडवर्बियल एक्सप्रेशन बनाया है और उसी से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तब भी वहाँ पर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जिसको कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। अगला रूल कह रहा है कि नो सूनर से भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो,
तब भी वहाँ पर सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, जिसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहेंगे। क्लियर। अब जरा देखो इसी से रिलेटेड नो सूनर से, स्कैर्सली से, हार्डली से संबंधित जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको इसी के साथ मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको कहीं दूसरे चैप्टर में ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पर है कि नो सूनर के साथ आपका देन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि नो सूनर के साथ देन आता है, ना कि वेन। तो ध्यान रखना, नो सूनर के साथ आपका देन आता है। ठीक है, जैसे नो सूनर हैड आई हर्ड द नॉक वेन आई ओपनड द डोर। अब यहाँ पर वेन का प्रयोग कर दिया है नो सूनर के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, नो सूनर के साथ आपका देन का प्रयोग होना चाहिए। तो दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखोगे कि नो सूनर जो है ये अगर स्टार्ट किया है सेंटेंस को, तो यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। दूसरा रूल कह रहा है कि यहाँ पर वेन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर देन का प्रयोग होगा। किसके साथ, नो सूनर के साथ। अब देखते हैं हम लोग स्कैर्सली और हार्डली के साथ क्या है। हार्डली और स्कैर्सली के साथ आपका वेन आता है, ना कि देन। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि स्कैर्सली या फिर हार्डली जो है, इससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये तो यहाँ सही है, लेकिन स्कैर्सली और हार्डली के साथ यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होता, वेन का प्रयोग होता है। ध्यान रखोगे, क्या बताया, दो बातें ध्यान रखो। बताया कि स्कैर्सली या फिर हार्डली या फिर स्कैर्सली या फिर नो सूनर का प्रयोग अगर सेंटेंस के प्रारंभ में ही हो गया है, तब वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। पहला रूल। दूसरा रूल कह रहा है कि अगर नो सूनर से स्टार्ट है तो वहाँ पर देन का प्रयोग होगा। नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होगा, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, और हार्डली और स्कैर्सली के साथ आपका वेन का प्रयोग होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। अगला रूल क्या कह रहा है देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर कह रहा है कि स्कैर्सली, हार्डली और नो सूनर से स्टार्ट होने वाले जितने सेंटेंस होते हैं, है ना, और आप जानते हो कि वहाँ पर वेन या फिर देन का प्रयोग होता है। देन का प्रयोग होता है आपका किसके साथ, नो सूनर के साथ। वेन का प्रयोग होता है स्कैर्सली और हार्डली के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वेन और देन के बाद जो भी वर्ब आता है, उस वर्ब का टेंस को आपको नोटिस करना है ना। यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये सारे सेंटेंस से अगर स्टार्ट हुआ है कोई सेंटेंस, तो वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर नो सूनर से स्टार्ट है तो देन का प्रयोग होगा। स्कैर्सली और हार्डली से स्टार्ट है तो उसके साथ आपका वेन का प्रयोग होगा। तीसरी बात ये आपको ध्यान में रखने हैं कि वेन और देन के बाद जो भी वर्ब आएगा उसका टेंस आपको जरूर नोटिस करना है, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है ये कि वेन और देन के बाद जो भी वर्ब आता है उसका टेंस हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होता है। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट, वहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि इंडेफिनिट टेंस ही होगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लो, क्वेश्चन भी है यहाँ पर, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखनी थी आपको कि नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन हुआ है कि नहीं चेक करो। ही है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही के पहले डीड है, ये आपका करेक्ट है। दूसरा है कि नो सूनर के साथ कहीं वेन का प्रयोग तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल, देन का प्रयोग है, देन का प्रयोग है तो बिल्कुल सही है। तीसरा चीज़ क्या देखना था कि ये जो देन के बाद आया है वो देखो मेन वर्ब कौन है, स्टार्टेड मूविंग, यही है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब का नोटिस क्या करना है आपको कि ये इसका टेंस क्या है। यहाँ पर इसका टेंस देख रहे हो, हैड स्टार्टेड मूविंग, हैड स्टार्टेड है ना, क्या है, हैड स्टार्टेड। तो हैड स्टार्टेड जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन अभी रूल क्या बोल रहा हूँ कि टेंस इसका होना चाहिए इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो हैड स्टार्टेड नहीं होगा, है ना, हैड स्टार्टेड नहीं, हैड को आपको हटा करके सिर्फ स्टार्टेड रखोगे, आपका काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। क्लियर है, तो तीन रूल एक साथ समझ लो। नो सूनर है तो वहाँ पर इन्वर्जन होगा पार्शियल, मतलब ही के पहले हेल्पिंग वर्ब। दूसरा कि नो सूनर के साथ आपको दैन का प्रयोग करना है। तीसरा कि स्कैर्सली, हार्डली और नो सूनर वाले सेंटेंस जब भी स्टार्ट हो तो देन या फिर वेन के बाद जो भी यहाँ पर मेन वर्ब होगा
वो आपका इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका सारा रूल खत्म होता है वहाँ पर हार्डली स्कैर्सली से रिलेटेड और नो सूनर से रिलेटेड। अब हम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है आपका क्या, फर्स्ट नंबर का पार्शियल इन्वर्जन। ध्यान देना, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ध्यान देने वाली बात है, कुछ ऐसा फ्रेज है फिर वर्ड है, जैसे यहाँ पर है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी हालत में नहीं, है ना, फॉर नो रीजन, किसी भी कारण से नहीं, एट नो टाइम, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, ये सारे अगर फ्रेज आपको देखने को मिल जाए, कहाँ, सेंटेंस के प्रारंभ में, सेंटेंस के शुरू में ही अगर आपको देखने को मिल जाए, तो भी वहाँ पर क्या होगा, पार्शियल इन्वर्जन होगा। क्लियर है, पार्शियल इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट के जस्ट पहले आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर मॉडल वर्ब आएगा। क्लियर, जैसे यहाँ पर है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड यू लूज होप, यहाँ पर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू है, सब्जेक्ट के पहले आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, जो कि यहाँ पर है, करेक्ट है ना। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी हालत में तुम्हें अपने होप को खोना नहीं चाहिए। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर ऑन नो कंडीशन, किसी भी हालत में नहीं, विल आई गिव यू द पासवर्ड ऑफ माई फोन। अब देखो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फॉर नो रीजन डिड ही विजिट अस, अब ही के पहले डिड का प्रयोग हुआ है ना, डू डज डिड का प्रयोग हो सकता है ना, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर फॉर नो रीजन से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रूल के हिसाब से क्या लगना चाहिए, पार्शियल इन्वर्जन, जो कि सब्जेक्ट के पहले आपका डिड का प्रयोग है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखोगे कौन कौन सारे वर्ड्स को, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, फॉर नो रीजन, एट नो टाइम, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सब में आपका नो वाला वर्ड आया है ना, नो वाला वर्ड आया है। तो नो से जितने सारे बनते हैं आपके एडवर्बियल फ्रेज और फिर एडवर्बियल्स, उससे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, उससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देख लो, तब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पार्शियल इन्वर्जन, यानी कि सेंटेंस के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है या फिर आपका मॉडल वर्ब। क्लियर, चलिए अगला रूल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहा है कि अनफुलफिल्ड डिजायर जो होते हैं, है ना, विश या फिर कंडीशन, मतलब समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ वाला, है ना, इफ़ वाला। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका इन्वर्जन कैसे होता है, ज़रा देखिए। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर इफ़ को हटाया जाता है तो वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इफ़ आई वर से स्टार्ट होता है ना सेंटेंस, कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता, है ना, आसमान में उड़ता। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करते हो, इफ़ आई वर अ बर्ड, ऐसे स्टार्ट करते हो, इफ़ आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पर देख रहे हो, अगर ये सेंटेंस इफ़ आई वर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद आपका वर का प्रयोग हो रहा है, तब तो वो सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इफ़ को हटाना है, अगर कहीं भी इफ़ इसमें नहीं मिला और आपको पता चल रहा है वही वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है ना, अनफुलफिल्ड डिजायर वाला सेंटेंस है, और वहाँ पर इफ़ का प्रयोग हटा दिया गया है, तो ध्यान रखना वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग जरूरी हो जाता है। इन्वर्जन कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के पहले वर्ग का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना, इफ़ आई वर्ग का इन्वर्जन होगा वर आई के पहले वर्ग होगा, यहाँ पर बाद में है, कब, जब ये इफ़ से स्टार्ट हुआ है। अगर इफ़ को हटा दिया गया है तो आई के पहले वर्ग का प्रयोग होगा। इसी तरीके से इफ़ आई हैड है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा हैड आई, है ना, इफ़ को अगर हटा दिया है तो आई के पहले हैड लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर शुड का प्रयोग, इफ़ यू शुड है, देख लो इस सेंटेंस में इफ़ यू शुड है, अगर इफ़ को हटा दिया गया तो यहाँ पर यू के पहले शुड आ जाएगा। इफ़ है अगर तो यू के बाद आया है हेल्पिंग वर्ब और फिर मॉडल वर्ब। लेकिन अगर इफ़ को हटा दिया गया है तो सब्जेक्ट के पहले आया है हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब। ध्यान रखोगे। तो बस बनाने के तरीके यहाँ पर सिखाना जरूरी था कि कैसे इन्वर्जन होता है इस वाले सेंटेंस में, इफ़ आई वाला सेंटेंस में। देखो, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ के साथ स्टार्ट है, तब यहाँ पर इन्वर्जन नहीं है, आई के बाद वर का प्रयोग हुआ है। लेकिन इफ़ को जैसे हटाया, यहाँ पर इन्वर्जन लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेम सेंटेंस है, दोनों एक ही मीनिंग है। वर आई रीच आई वुड हेल्प द पुअर। देख रहे हो, सिर्फ इफ़ का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है इसमें,
तो इन्वर्जन हो गया, मतलब आई के पहले वर्ब का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से है इफ़ आई हैड एस्केप्ड, इफ़ ही हैड एस्केप्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड टू हिम। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, बाकी में क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये मत सोचना कि ये वर्ड से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर व्हाट वुड है, यहाँ पर देख रहे हो व्हाट वुड हैव, व्हाट वुड हैव, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ ही हैड एस्केप्ड, अब इफ से स्टार्ट है, इफ से स्टार्ट है भाई, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर ही के बाद हैड आया है, मतलब इन्वर्जन नहीं है। लेकिन इफ को जैसे ही हटा दिया, समझो कि यहाँ पर हैड का प्रयोग ही के पहले आ गया है। क्लियर? तो ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, है ना, गलती से फुल स्टॉप लग गया है। अब देखो यहाँ पर है इफ़ यू शुड चेंज योर माइंड लेट मी नो, अगर तुम अपना दिमाग बदल लेते हो, मतलब अपना जो पहले कहे थे उससे आप मुकर जाते हो, बदल देते हो, तो मुझे बताना आप। अब जरा देखो इफ़ से स्टार्ट है, इफ़ से स्टार्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद शुड का प्रयोग हुआ है। लेकिन जैसे ही इफ़ को यहाँ पर हटा दिया गया है तो आपको शुड को क्या करना पड़ेगा, इफ़ से यू से पहले रखना पड़ेगा, है ना, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। तो रूल ये कह रहा है कि इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं जिससे अनडिजायर्ड अनफुलफिल्ड डिजायर जो होता है उससे उसका बोध होता है, और अगर वहाँ पर इन्वर्जन का रूल लगता है तो कब लगता है, जब इफ़ को हटा दिया जाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पर ये रूल कह रहा है कि सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, ध्यान देना, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी क्या होता है, इन्वर्जन का रूल लगता है। जैसे यहाँ पर सो रूडली, देख लो रूडली, ये क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से पेश आ रहा है किसी के साथ। सो वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है किसी के साथ, तो यहाँ पर मैनर को बता रहा है। तो सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट है, ध्यान देना मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, सेंटेंस स्टार्ट है, सेंटेंस के बीच में नहीं है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, तब जाकर के क्या लगता है, इन्वर्जन का रूल लगता है। तो यहाँ पर देखना कि इन्वर्जन का रूल कैसे लगा है। सो रूडली डिड ही बिहेव्ड दैट एवरीवन फेल्ट ऑफेंडेड। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही के पहले डिड लगा है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है सो रूडली से, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से। यहाँ पर है सी के पहले डिड का प्रयोग हो गया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से। सो वेल डिड सी परफॉर्म्ड दैट एवरीवन क्लैप्ड फॉर हर। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान रखना, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब भी वहाँ पर इन्वर्जन का रूल लगता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इससे रिलेटेड देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड, इन्वर्जन से रिलेटेड नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग अभी देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद क्या होता है, इसमें क्या रूल है कि नॉट ओनली के बाद अगर कोई नाउन आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी कोई नाउन आएगा, ऐसा पढ़ें। अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन आया तो इसके बाद भी प्रोनाउन आएगा, कोई एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव आएगा, कोई वर्ब आया तो वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि सिर्फ वर्ब को जोड़ा जाए, मतलब नॉट ओनली के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी देखना कि क्या यहाँ पर वर्ब आया है। अगर वर्ब आया है और वो सेंटेंस आपका नॉट ओनली से स्टार्ट है, सबसे प्रथम रूल तो यही है कि वो सेंटेंस का नॉट ओनली से स्टार्ट होना जरूरी है, क्योंकि इन्वर्जन में मैं बताया कि जिस भी सारे वर्ड्स के बारे में बताऊंगा ध्यान देना उस वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड क्या देखना है आपको कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो में ध्यान देना कि क्या ये दो वर्ब्स को जोड़ा है। मतलब देखो यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रोट है ना, दो वर्ब हैं, दो वर्ब्स को जोड़ा गया है किसके थ्रू, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के थ्रू, है ना। तो अगर इस तरीके से हो कि दो वर्ब्स को जोड़ा जाए और सेंटेंस आपका नॉट ओनली से स्टार्ट हो, तब भी वहाँ पर नॉट ओनली के साथ क्या करना है, नॉट ओनली के साथ आपका इन्वर्जन का रूल लगाना है। मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, पार्शियल क्या लगेगा यहाँ पर, पार्शियल इन्वर्जन। फिर से रिपीट करता हूँ इस रूल को, देखो यहाँ पर ये कह रहा है पहला कंडीशन कि नॉट ओनली से स्टार्ट होना चाहिए क्या सेंटेंस, दूसरा कि दोनों जो है नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद आपका वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, है ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो दो वर्ब्स को जोड़ना चाहिए, यहाँ पर रेड है यहाँ पर रोट है,
तब जाकर के क्या होगा, वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नॉट ओनली डिड शी रेड बट ऑल्सो रोट, वह सिर्फ लिखी नहीं, वह सिर्फ पढ़ी नहीं जबकि लिखी भी, है ना। चलिए इतना दूर क्लियर है। तो अगला रूल देख लेते हैं, एक ये आखिरी रूल है शायद पार्शियल इन्वर्जन से। यहाँ पर कह रहा है कि ये सारे शब्द से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, ध्यान देना, ये सारे शब्दों से या फिर शब्द समूहों से, ठीक है, अगर ये सारे शब्दों से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तब भी इन्वर्जन का रूल लगेगा। क्या कह रहा है देख लो, ये टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री, टू सच लेंथ, टू सच अ पॉइंट, ये सारे शब्दों से या फिर शब्द समूहों से, है ना, मतलब एडवर्बियल ये फ्रेज है एक तरह से कह सकते हो। तो अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब भी वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन लगता है। जैसे यहाँ पर है टू सच एन एक्सटेंट हैज शी वर्कड हार्ड दैट नो कैन स्टॉप हर क्रैकिंग द एग्जाम। अब यहाँ पर टू सच एन एक्सटेंट आप जैसे एग्जाम में देखें, आपको आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन होगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट है। ध्यान दोगे तो कौन से वर्ड्स थे, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री, टू सच लेंथ, टू सच अ पॉइंट, ये सारे शब्दों से कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन लगता है, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रूल शायद बचा, हाँ एक और रूल बचा है यहाँ पर, किससे रिलेटेड, पार्शियल इन्वर्जन से रिलेटेड। यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, देख लो, ये खास करके आपका ये सारे सेंटेंस जो हैं, मतलब ये जो रूल है ये खास करके स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। हालांकि आप इसको पढ़ लो, हो सकता है कि कल जा कर के आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। देख लो, बस जानकारी के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर ऐड किया हूँ कि अगर दो सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो और दूसरा सेंटेंस नीदर, नॉर और फिर सो से शुरू हुआ है तो इनके साथ भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। किनके साथ, नीदर वाले सेंटेंस, नॉर वाले सेंटेंस और सो वाले सेंटेंस में। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो दूसरा सेंटेंस है वह पहला सेंटेंस के सेम परिस्थिति को बता रहा होता है, सेम परिस्थिति को, मतलब अगर किसी बंदे ने खाया तो मैं भी खाया, दो सेंटेंस है कि अगर उसने खाया तो मैं भी खाया, तो मैं भी खाया मतलब पहले वाले बंदा ने भी खाने का काम किया था, मतलब सेम परिस्थिति को बता रहा है। जरा देख लो यहाँ पर सेंटेंसेस समझ जाओगे। यहाँ पर है ही एट देयर, मतलब वह वहां पर खाया, सो डिड आई, इसलिए मैं भी खाया। समझ रहे हो बात को, सो डिड आई का मतलब यहाँ क्या है, आई टू एट देयर, कि मैं भी वहां पर खाया, ये कहने का मतलब है। मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस में काम हुआ वही काम सेकंड वाला सेंटेंस बता रहा होगा। इसका मतलब यही है कि सेकंड वाला सेंटेंस किसको रेफर कर रहा है, जो फर्स्ट वाले सेंटेंस में काम हुआ उसी काम को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है ही एट देयर, मतलब वह वहाँ पर खाया, सो डिड आई, इसलिए मैं भी वहाँ पर खाया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो सेकेंड सेंटेंस में, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर अगर है, दो सेंटेंस एक साथ हैं, तो दूसरा सेंटेंस अगर सो से, नीदर से या फिर नॉर से स्टार्ट है तो ध्यान देना वहाँ पर इन्वर्जन लगेगा। सो से स्टार्ट है, ये सो से स्टार्ट है मतलब सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ पर नहीं गया। नीदर डिड आई, तो ध्यान देना एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस आपका नीदर से स्टार्ट है ना, नीदर से स्टार्ट है, यानी कि दूसरा सेंटेंस नीदर से स्टार्ट जैसे है वैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इन्वर्जन का रूल लगेगा। क्लियर। इसी तरीके से है ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ पर नहीं गया, नॉर डिड आई, नहीं मैं गया, है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि दूसरा सेंटेंस आपका नॉर से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर किसका रूल लगेगा, इन्वर्जन का, पार्शियल इन्वर्जन का, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। क्लियर। तो ये सारे तीनों सेंटेंस को बार बार पढ़ लो, आपके समझ में आ जाएगा। ही एट देयर, सो डिड आई, ही डिड नॉट गो देयर, नीदर डिड आई, ही डिड नॉट गो देयर, नॉर डिड आई, मतलब ये दोनों लगभग सेम तरीके के सेंटेंस होते हैं, देख लो, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सो के जगह पर आप नीदर दे दोगे, नॉर दे दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन नीदर और नॉर का जो प्रयोग हुआ है इस तरीके से इन्वर्जन के सेंटेंस में, वो एक दूसरे से रिप्लेस हम कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर लिख सकते हैं, यहाँ पर नीदर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला रूल कह रहा है आपका कंप्लीट इन्वर्जन से रिलेटेड। तो कंप्लीट इन्वर्जन में क्या देखना है, सबसे पहली बात कि आपको
पार्शियल इन्वर्जन में क्या बताया, उसमें बताया कि सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है और बाद में मेन वर्ब आता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर दोनों है, वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट के पहले दोनों ही आ जाएंगे, है ना, तब इसको कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन, यानी कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा ही नहीं, है ना, तब इसको कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं, कंप्लीट उलट काम कहते हैं, ठीक है। देख लो जरा, यहाँ पर ज़्यादा इसमें रूल नहीं है, ज़्यादा रूल उसी में था पार्शियल इन्वर्जन में। यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल्स जितने होते हैं, एडवर्बियल्स कहने का क्या मतलब है, एडवर्बियल्स कहने का मतलब है कि वैसा एडवर्ब जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, है ना, पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, उसमें एक प्रेपोजिशन हुआ हो और कोई दूसरा वर्ड है और वो मिलकर के कोई एडवर्ब बता रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो प्लेस इंडिकेटिंग है और इसी से वाक्य शुरू हो रहा है तो वहाँ पर उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। और कैसा इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। देख लो यहाँ पर सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल में मैं यहाँ पर एडवर्बियल्स के बारे में बता देता हूँ जो प्लेस इंडिकेटिंग है। इन आवर स्कूल, देख लो प्लेस इंडिकेटिंग है, ऑन द वे, ऑन अ हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, ऑन द बेड, नोवेयर एल्स, ये सारे चीज़ क्या बताते हैं, एडवर्बियल एक्सप्रेशन हैं, एडवर्बियल्स हैं, है ना। और क्या है कि ये टाइम इंडिकेटिंग एडवर्बियल्स है, सॉरी प्लेस इंडिकेटिंग है ना, प्लेस इंडिकेटिंग, मैं यहाँ टाइम तो नहीं लिख दिया हूँ, नहीं प्लेस ही लिखा हूँ, ठीक है। तो प्लेस इंडिकेटिंग ये सारे वर्ड्स हैं। तो ध्यान, और एक बात और क्या ध्यान देना है कि इसके साथ मतलब ये सारे शब्दों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उस सेंटेंस में ध्यान देना कि मुख्य रूप से यही सारे वर्ब्स आएंगे, कम आएगा, गो आएगा, वॉक आएगा, लाई आएगा। लाई मतलब झूठ बोलने वाला नहीं, ये लाई का मतलब पड़ा रहने वाला, है ना, कि वहाँ पर पड़ा हुआ है कोई वस्तु, है ना, कोई वृक्ष वहाँ पर खड़ा है, पड़ा है, तो पड़ा रहने वाला लाई है ये। फिर स्टैंड मतलब खड़ा रहने वाला है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, अभी क्या बताया कि ये सारे सेंटेंस से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये सारे वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस में ये सारे वर्ब आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तब वहाँ पर आपका कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब सारे वर्ब्स क्या होंगे, उस सब्जेक्ट के पहले लगेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इन आवर स्कूल स्टैंड्स अ बिग बनियान ट्री। अब देखो यहाँ पर अ बिग बनियान ट्री क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इसके पहले स्टैंड्स आ गया है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका कैसे, प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल से स्टार्ट हो रहा है। इन आवर स्कूल स्टैंड्स अ बिग बनियान ट्री, ध्यान दोगे इस चीज़ का। चलिए, तो यहाँ पर समझिए कि सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर स्टैंड्स आया है, वर्ब आया है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल है। आप पूछ सकते हो कि क्या सर इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकते, इन आवर स्कूल अ बिग बनियान ट्री स्टैंड्स, ये बिल्कुल गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है इन आवर स्कूल, मतलब प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन का रूल लगाना ही पड़ेगा। इस सेंटेंस में क्या रहा है कि अ बिग बनियान ट्री मतलब सब्जेक्ट के बाद आपका किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस क्यों गलत है, इन आवर स्कूल डज अ बिग बनियान ट्री स्टैंड। अब कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करके तो हम इन्वर्जन का रूल लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, गलत होगा, क्यों, क्योंकि मैं अभी बताया कि इन आवर स्कूल जैसा यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो प्लेस इंडिकेटिंग है, तो इस केस में आपका कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा, ना कि पार्शियल। अगर आप सब्जेक्ट के पहले देख रहे हो, अ बिग बनियान ट्री है, इसके पहले आपका डज आया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आपका मेन वर्ब आया है, मतलब ये पार्शियल इन्वर्जन है। तो पार्शियल इन्वर्जन यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा। कब, जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो इन आवर स्कूल, ऑन द वे, ये सारे जो प्लेस इंडिकेटिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इससे अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन का रूल लगेगा। क्लियर। फिर से एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, देख लो, रूल को भी बता देता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इन आवर स्कूल, ऑन द वे, ऑन अ हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, ऑन द बेड, नोवेयर एल्स, मतलब सिर्फ ये एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से जितने सारे एडवर्बियल बनते हैं जो आपका प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल होता है, और अगर उसी से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस में मेन वर्ब ये सारे होंगे, तब वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है, ना कि पार्शियल इन्वर्जन।
क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अ बिग बनियान ट्री आपका सब्जेक्ट है, इसके पहले मेन वर्ब स्टैंड्स आया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल से स्टार्ट हुआ है। दूसरी बात देख लो, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, राउंड द कॉर्नर वेंट माई किड, है ना। अब यहाँ पर क्या है, राउंड द कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, मतलब कि प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं ये, इससे स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर माई किड क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वेंट इसके पहले आया है, मेन वर्ब इसके पहले आया है, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ राउंड द कॉर्नर से, ठीक है, तब जाकर के ये सही है। आप पूछ सकते हो सर राउंड द कॉर्नर माई किड वेंट, ऐसा नहीं लिख सकते? नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ राउंड द कॉर्नर से, मतलब कि एडवर्बियल से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस। एडवर्बियल मतलब प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तब वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन होगा, जबकि ये सिंपल क्या है, माई किड वेंट, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, इन्वर्जन तो है ही नहीं, क्योंकि इन्वर्जन में कह रहा है कंप्लीट इन्वर्जन में कि सब्जेक्ट के पहले लगेगा मेन वर्ब। फिर इसी तरीके से पूछ सकते हो कि सर राउंड द कॉर्नर डिड माई किड गो, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपने क्या किया, पार्शियल इन्वर्जन कर दिया है। लेकिन मैं बोला अभी कि राउंड द कॉर्नर क्या है, आपका प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल है। अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है, ना कि पार्शियल, इसलिए ये गलत है। माई किड के पहले डिड आ गया और इसके बाद में मेन वर्ब आ गया, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा, पहला वाला करेक्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, अंडर द ट्री, ये भी क्या है भाई, ये भी आपका एक प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल है। अब यहाँ पर देखो, वॉज लाइंग अ लायन, अंडर द ट्री वॉज लाइंग अ लायन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अ लायन है सब्जेक्ट, इसके पहले वॉज लाइंग है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब भी आया है और मेन वर्ब भी आया है, और दोनों का प्रयोग यहाँ पर लायन से पहले यानी सब्जेक्ट के पहले हुआ है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट इन्वर्जन हुआ है। कंप्लीट इन्वर्जन क्यों हुआ है? क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है अंडर द ट्री से। अंडर द ट्री क्या है, एक प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल है, और उससे सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तब वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। अब इस सेंटेंस में पार्शियल इन्वर्जन हुआ है, अंडर द ट्री वॉज अ लायन लाइंग, है ना, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर कर दिया हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद कर दिया है मेन वर्ब, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन का रूल लगेगा, ना कि पार्शियल इन्वर्जन का। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ अंडर द ट्री से। इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, सिंपल सेंटेंस बना करके भी नहीं लिख सकते, अंडर द ट्री अ लायन वॉज लाइंग, ऐसा भी नहीं लिख सकते। हाँ, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अ लायन वॉज लाइंग। अगर ये सेंटेंस इससे स्टार्ट होता, अ लायन वॉज लाइंग अंडर द ट्री, ऐसा लिखा जा सकता था। अगर इसको इसके बाद रख दें तो सही हो जाएगा, लेकिन इन्वर्जन का रूल ये कह रहा है कि अगर ये सेंटेंस अंडर द ट्री से स्टार्ट हुआ है तब वहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा, इसलिए पहला वाला सेंटेंस सही है, बाकी वाला ये दोनों गलत है। क्लियर? फिर आगे देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अगर वाक्य, अगर कोई सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हो, देयर से स्टार्ट हो, आउट से स्टार्ट हो, अप से स्टार्ट हो, इंडोर्स से स्टार्ट हो, आउटडोर्स से स्टार्ट हो, मतलब ये सारे एडवर्ब से अगर स्टार्ट होता है, तो ध्यान देना ये भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन है या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। इससे अगर स्टार्ट होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, वहाँ पर ध्यान देना। जैसे अवे वेंट राम, देख लो अवे से स्टार्ट हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पर अवे नहीं लिखा हूँ क्या? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अवे लिख लेना, यहाँ पर अवे भी एक पॉइंट लिख लेना। अगर अवे से भी स्टार्ट हुआ है वेंट राम, तो ये बिल्कुल सही है। पढ़ने में उटपटा सा लग रहा है ना, क्योंकि आप लोग यूज़ नहीं करते ये सारे सेंटेंस को बोलचाल की भाषा में, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अंग्रेज तो हो नहीं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे शब्दों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, है ना। तो अवे वेंट राम, ये बिल्कुल सही है। देयर गोज अ बस, ये भी सही है, इसको नहीं लिख सकते देयर अ बस गोज, इस तरीके से नहीं लिख सकते। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कंप्लीट इन्वर्जन का रूल लगता है, ये सारे सेंटेंस, ये सारे वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहाँ कंप्लीट इन्वर्जन कब लगता है? एक ही कंडीशन में, जब उसका सब्जेक्ट कोई नाउन है। जैसे यहाँ पर राम नाउन है, अ बस आपका नाउन है, समझ गए। अगर प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है तो वहाँ पर इन्वर्जन का रूल नहीं लगेगा। जैसे हेयर कम्स ही, ऐसा कर दिए तो ये रूल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन अगर होगा तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो रूल लगेगा, इन्वर्जन का रूल उसमें नहीं लगेगा। तो हेयर कम्स राम सही है। अगर यहाँ पर है हेयर कम्स राम, हेयर कम्स राम, अगर ये है तो सही है, लेकिन हेयर कम्स ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है।
प्रोनाउन के केस में आपका क्या होगा, हियर ही कम्स हो जाएगा, हियर ही कम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल यही है आपका। नेक्स्ट रूल क्या है कि ऊपर के रूल में अगर सब्जेक्ट नाउन ना हो करके, मैं हर एक पॉइंट को अलग अलग इसलिए बना करके लिखा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे और उस पर आपका विशेष ध्यान जाए, है ना। तो सब्जेक्ट अगर नाउन ना हो करके प्रोनाउन होगा तब इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि राम के जगह पर अगर ही आ जाए, अवे ही वेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ही के बाद यहाँ पर देख रहे हो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पर ही की जगह पर राम होता तो यही वेंट क्या होता, राम के पहले आ जाता, है ना, जैसे पहले सेंटेंस में देखे इसके पहले। तो अवे ही वेंट ये सही है, हियर ही कम्स ये भी सही है, ही कम्स देख रहे हो, ही वेंट, शी गोज, ये इस तरीके से बनेगा। क्यों क्यों बनेगा ऐसा? सिंपल सेंटेंस क्यों बनेगा? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्यों बनेगा? ही वेंट, ही कम्स, सी गोज, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट हैं ये सारे प्रोनाउन हैं। अगर ये सारे प्रोनाउन नहीं होते, कोई राम श्याम होता तो वेंट को पहले लगाना पड़ता। समझ गए बात को? तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि हियर से, देयर से, अप से, है ना, इंडोर से, आउटडोर से, डाउन से, ये सारे सेंटेंस से, डाउन द स्टेयर ऐसे भी कहते हैं हम लोग, स्टेयर केस के डाउन से, है ना, इस तरीके से भी अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और वहाँ पर अगर सब्जेक्ट कोई नाउन होता है तब वहाँ पर इन्वर्जन लगता है, अदरवाइज प्रोनाउन के केस में इन्वर्जन का रूल नहीं लगता है। चलिए अगला रूल देखते हैं कि इसी प्रकार क्या होता है डायरेक्ट नरेशन में हम लोग देखते हैं। इनडायरेक्ट की बात नहीं, डायरेक्ट नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो ध्यान देना कि अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हुआ हो और उस वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कहने का क्या मतलब है, देखो ये सेंटेंस को ऐसे लिखा है, राम सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये बिल्कुल आपका करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये डायरेक्ट आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, अगर रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, सेड वाले, इसको जो आपका बाहर रहता है इन्वर्टेड कॉमा के, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू सेड राम। अब यहाँ पर इन्वर्जन का रूल लग गया है, देख लो यहाँ पर इन्वर्जन का रूल है नहीं है, लेकिन अगर ये इन्वर्टेड कॉमा वाला से ही स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में रखा जाता है इस वाले पार्ट को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को अगर हम लास्ट में करना चाहें, मतलब इसको हम लास्ट में लिखना चाहें, तो वहाँ पर इन्वर्जन का रूल लग जाएगा। जैसे यहाँ पर था राम सेड, तो यहाँ हो जाएगा सेड राम। समझ रहे हो बात को? लेकिन कब? जब सब्जेक्ट आपका नाउन है। अगर यहाँ पर राम के जगह पर ही रहता तो ये भी करेक्ट होता और यहाँ पर ही रहता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के केस में सेड को यहाँ भी सेम तरीके से रखना पड़ता, ही सेड, यहाँ भी रहता ही सेड। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। देख लो ऊपर के रूल में है कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है ना, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब को रखते हैं। जैसे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड है तो यहाँ भी आपका क्या है, सेड ही कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इन्वर्जन का रूल यहाँ पर नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ही सेड रखना पड़ेगा, ही सेड था तो ही सेड यहाँ भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है ये नाउन नहीं प्रोनाउन है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि पूरा एडवर्ब जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ कोई रूल यहाँ पर बचा नहीं, इन्वर्जन से रिलेटेड सारा का सारा मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इतना डिटेल में शायद आपको किसी बुक में नजर ना आए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बहुत सारे बुक्स में, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं कवर कर चुका हूँ सारा कुछ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार क्या करूँ, मैं रिपीट कर दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई तो रिपीट क्या करना, आप इसको रिपीट करके देख लेना, है ना, आप रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट के जो 4 रूल थे वो चारों लगभग एक ही जैसे के रूल्स थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और ज़रूर आप लोग पढ़िए। हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन आपको करते जाना है, साथ साथ में मल्टीपल टाइम्स देखोगे वीडियो को, सबको समझ में आ जाएगा। और इसके बेस पर क्वेश्चन भी अगर लगा लिए किसी बुक से तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।